तो मेरे भाई वन पीस मांगा चैप्टर 1172 का टाइटल है द एल्बेफ आई एडमायर और ये काइंड ऑफ हमारे भाई ऊसब को रिफर कर रहा है क्योंकि ये चैप्टर में हमारा भाई ऊसब बहुत ज़्यादा हाइप्ड अप हमको दिखाई दे रहा था। मैं ज़रूर बोलूँगा कि ओडा हाँ यार ये मतलब तो बहुत सारी क्रेजी चीज़ें कर रहा है ये पूरे आर्क में। एल्बेफ आर्क में बहुत ज़्यादा हमको इंसैनिटी दिखाई दे रहा है, बहुत सारे क्रेजी पावर अप्स हमको दिखाई दे रहा है, फ्लैशबैक में भी हमको बहुत सारे पावर अप्स दिखाई दे रहा था। पर मेरे भाई ओडा थोड़ा मतलब हमारे भाई ऊसब को भी दाना डाल दे यार, क्योंकि ऊसब का मतलब ऐसा लग रहा था कि एल्बेफ आर्क में आते आते कि ऊसब का कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन रहेगा और मैं देखना चाहता हूँ पर्सनली ऊसब का कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन। ठीक है, मैं बहुत ही बड़ा फैन नहीं हूँ ऊसब के कैरेक्टर का, पर ऊसब मेरे को बहुत ज्यादा कूल कैरेक्टर लगता है और उसके कैरेक्टर नैरेटिव में बैठेगा अगर उसको ओडा किसी न किसी तरीके से यूटिलाइज करेगा यार, किसी न किसी कैपेसिटी में जरूर ऊसब को हाईलाइट करना चाहिए पूरे आर्क में मेरे हिसाब से। अब अगर मैं बात करूँ ओवरऑल चैप्टर के बारे में, चैप्टर के फील के बारे में, तो ये चैप्टर काफी हद तक एक सेटअप चैप्टर था, एक बिल्डअप चैप्टर था और एंटिसिपेट करते हुए भी ये चैप्टर के तरफ हमको डेफिनेटली याद रखना चाहिए था कि ये बिल्डअप चैप्टर होने वाला है, क्योंकि प्रीवियस चैप्टर में ही हम लोगों ने ट्रांजिशन कर दिया था वो पूरे फ्लैशबैक से प्रेजेंट स्टोरी लाइन में। तो प्रीवियस चैप्टर में वो हो गया था, मतलब सेकंड हाफ ऑफ द चैप्टर में हो गया था। ये चैप्टर मतलब बिल्डअप चैप्टर इस वजह से भी है, ओडा को करना जरूरी पड़ा इस वजह से भी, क्योंकि हम लोग काफी हद तक मतलब काफी समय से हम लोग फ्लैशबैक में थे मेरे भाई, हम लोग फ्लैशबैक में थे, हम लोग फ्लैशबैक के ऊपर फोकस कर रहे थे। तो प्रेजेंट स्टोरी लाइन में क्या चल रहा था, क्या ग्रेविटी था, किस तरीके से सिचुएशन एस्केलेट हुआ था, वो हमारे दिमाग में तो है ही, पर ओडा हमको काइंड ऑफ फिर से बता रहा था कि ये सब सारी चीजें हो रहा था और ओडा हमको मैप्स के जरिए से भी बता रहा था कि कौन कहाँ पर है, कौन क्या कर रहा है, क्या चल रहा है पूरे एल्बेफ आर्क में, वो सब सारी चीजों के ऊपर हम लोग एम्फोसिस डाल रहे थे। तो काफी हद तक एक रिकैप काइंड ऑफ भी चैप्टर था ये, पर असेंशियल था ये चैप्टर के इनिशियल सेगमेंट में या फर्स्ट सेगमेंट में हम लोग देख रहे थे हजरुद्दीन और पूरा ग्रुप वहां पर, सांची जोरो सब सारे लोग वहां पर मौजूद हमको दिखाई दे रहे थे। उन लोग सब सारे लोग हेल रैम से एक शिप के जरिए से, एक बंडोला काइंड ऑफ चीज के जरिए से उन लोग हेल रैम से सन रैम की तरफ जा रहे थे। और उस पूरे ट्रांजिशन में, ये पूरे ट्रेवल के स्टेज में हम देख रहे हैं कि गबान सब सारे लोगों को बता रहा है कि ऊपर क्या चल रहा है, किस लेवल का थ्रेट है, क्या सिचुएशन है। गबान यहाँ पर सब सारे लोगों को अपडेट दे रहा था, हजरुद्दीन, जोरो, सांजी को। गबान के जरिए से हमको फिर से पता चलता है कि बच्चों को हॉस्टेज लिया गया है, इमू ने अपने एरो के एबिलिटी के जरिए से बच्चों को एक डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। उन लोग काइंड ऑफ बच्चों को किडनैप करके एल्बेफ को उसके जरिए से उन लोग ब्लैकमेल करना चाहते हैं कई सारी चीजें करने के लिए। हमको पता है कि इमू का जो यहाँ पर पूरा चीज है कि वो मतलब पूरा एल्बेफ को अपने डोमिनियन के अंडर लेके आना चाहता है। हमको पता है कि उसने सब सारे लोगों को मॉन्स्टर्स में बदल दिया है जायंट्स के। डोमी रिवर्सल के जरिए से इमू ने कई सारे लोगों को जायंट्स में मॉन्स्टर्स में बदल दिया है। मोर पर्टिकुलरली जो नोटेबल नाम है वो है डॉरी और ब्रॉगी। तो यहाँ पर गबान बच्चों के बारे में बताता है, वो गुनको के एबिलिटीज के बारे में बताता है कि गुनको ने कैसे एबिलिटी यूज किया बच्चों के ऊपर। बाद में वो सेंट सॉमस के बारे में बताता है कि सेंट सॉमस के पास थॉर्न का एबिलिटी है, जिसके जरिए से उसने काइंड ऑफ बच्चों के इर्द गिर्द थॉर्न्स का एबिलिटी यूज किया है, अपने डेवलफिट का एबिलिटी यूज किया है, जिसके जरिए से कोई भी अप्रोच नहीं कर पा रहे बच्चों की तरफ, नहीं तो बच्चे काइंड ऑफ क्रश हो जाएंगे उस पूरे थॉर्न्स में। बच्चे एस्केप नहीं कर सकते हैं अपने विलिंगली उन लोग एस्केप नहीं कर सकते हैं। बाद में यहाँ पर जैपलिन का भी गबान एबिलिटी बताता है कि किस तरीके से जैपलिन के पास एबिलिटी है कि वो नाइटमेयर्स को, बच्चों के नाइटमेयर्स को उसने काइंड ऑफ मैनिफेस्ट किया है। और कलिंगम की एबिलिटी की वजह से बहुत सारे क्रेजी मॉन्स्टर्स, बहुत सारे नाइटमेयर्स काइंड ऑफ कंप्लीटली क्रेजी मोड में चले गए हैं। उन लोग बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन लेके आ रहे हैं पूरे एल्बेफ में। मैं जरूर यहाँ पर बोलूंगा कि कलिंगम का एबिलिटी बहुत ज्यादा क्रेजी है मेरे भाई। कलिंगम का एबिलिटी जिस तरीके से वो इमेजिनेशन को मैनिफेस्ट कर सकता है फिजिकल फॉर्म में, रियल वर्ल्ड में, दैट इज अ वेरी क्रेजी एबिलिटी मैन। हमको पता है कि लूफी का एबिलिटी है कि वो मतलब अपने इमेजिनेशन के जरिए से काइंड ऑफ और भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। उसका इमेजिनेशन का या उसका एबिलिटी का कोई भी लिमिट नहीं है। तो यहाँ पर जो कलिंगम का एबिलिटी है वो काइंड ऑफ सिमिलर है, पर वो दूसरे के नाइटमेयर्स को मैनिफेस्ट करता है फिजिकल फॉर्म में। दैट इज अ वेरी क्रेजी एबिलिटी मैन। कलिंगम के पास इंसेन लेवल का एबिलिटी है मेरे भाई। मतलब दैट इज अ फकिंग क्रेजी। मतलब मैं पहले से ही बोल रहा था ये बंदा बहुत ज्यादा डेंजरस है कलिंगम मेरे भाई। ये चैप्टर के मिड सेक्शन में हम लोग देखते हैं कि हजरुद्दीन और ग्रुप फाइनली सन रेल्म में पहुंच जाते हैं, जहां पर गुनको और सब सारे लोग हैं, सब सारा जो शो चल रहा है, क्रेजी चीजें चल रहा है, वो सन रेल्म में चल रहा है। वहां पर हजरुद्दीन और उसका ग्रुप पहुंच जाते हैं। उन लोग देखते हैं उनके आंखों के सामने कि क्या क्या चल रहा है। उन लोग नाइटमेयर्स को देखते हैं, जायंट्स को क्रेजी मोड में, डोमी रिवर्सल या डीमन मोड में उन लोग देखते हैं जायंट्स को एब्सोल्युटली इंसेन जाते हुए उनके आंखों के सामने। ये चैप्टर के मिड सेक्शन के जरिए से ओडा हमको बता रहा था कि लोगों का स्टेटस क्या है पूरे सन रेल्म में, कि कौन क्या कर रहा है। हमको बच्चे मार्च करते हुए दिखाई दे रहे थे,
हार्बर के पास जहाँ पर बोट है जिसके जरिए से उन लोग किडनैप करेंगे बच्चों को। हमको नामी और ग्रुप दिखाई दे रहे थे। हमको बताया कि नामी और ग्रुप के ऊपर सेंट थॉमस ने अपना एबिलिटी यूज किया था, वो अभी तक एक्टिव है। वो पूरे थॉन्स अभी तक सब सारे ग्रुप को नामी जिन पे वहां पर हमको उस सब सारे लोग कैप्टिविटी में दिखाई दे रहे थे, तो अभी तक उन लोग अपने आप को छुड़ा नहीं पाए हैं। प्लस हमको वहां पर ब्रुक नहीं दिखाई दे रहा था यार, तो मुझको पता नहीं कि ब्रुक के साथ क्या करना चाहता है ओडा। हमको पता है कि ब्रुक और गुनको के बीच में कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। गुनको ने ब्रुक को फादर बोला था, तो मुझको पता नहीं यहाँ पर गुनको और ब्रुक के साथ क्या चल रहा है और ब्रुक इवेंचुअली क्या करेगा। पर वो पूरी चीज के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ यार देखने के लिए कि ब्रुक के साथ क्या करना चाहता है ओडा और ब्रुक का क्या एंगल प्ले होने वाला है गुनको के पूरे नैरेटिव में। पर हमको नामी और ग्रुप दिखाई दे रहे थे अभी भी कैप्टिविटी में। रिप्ली और कई सारे जो उनके ग्रुप थे उन लोग, रिप्ली और पूरा ग्रुप उन लोग जा रहे हैं बच्चों की तरफ। उन लोग बच्चों को छुड़ाना चाहते थे, तो उन लोग बेसिकली बच्चों के डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमको यहाँ पर एल्बेफ में जो लाइब्रेरी था, जो स्कूल था, वो एब्सोल्युटली जलते हुए दिखाई दे रहा था। वो मतलब जल के खाक होते जा रहा था आंखों के सामने। मतलब ये सब मतलब एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन था यहाँ पर। हमको पता है कि प्रीवियसली ईमू ने ऑर्डर दिया था डॉरी और ब्रॉगी को जारुल को मारने के लिए, क्योंकि जारुल यहाँ पर एल्डर है और उसका पोजीशन, उसको मतलब हटाने के बाद ईमू को लगता है कि उसके पास काइंड ऑफ और भी ज्यादा डोमिनेंस, और भी ज्यादा पूरा एल्बेफ उसके ग्रिप में आ जाएगा। इस वजह से वो ऑर्डर दिया था। तो डॉरी और ब्रॉगी ढूंढ रहे हैं जारुल को, उन लोग जारुल को मारना चाहते हैं। ये चैप्टर के एंडिंग सेक्शन में मेरे भाई हमको एपिक जारुल का मोमेंट दिखाई देता है, जहां पर जारुल अपने एक देन मोशी के जरिए से कम्युनिकेट करता है पूरे एल्बेफ के सिटीजन्स को, पूरे एल्बेफ के वॉरियर्स को। वो बताता है, जारुल यहाँ पर बताता है कि किंग हेरल्ड के साथ क्या हुआ था, क्या घड़ा था किंग हेरल्ड के साथ। जारुल वॉरियर्स को बताता है, जायंट्स को बताता है कि किस तरीके से किंग हेरल्ड अपने आप को अफिलिएट करवाने का कोशिश किया था, एल्बेफ को अफिलिएट करवाने का कोशिश किया था वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ। पर एक तरीके से जो डीमंस थे, जो वर्ल्ड गवर्नमेंट्स के डीमंस थे, उन लोगों ने हमारे किंग हेरल्ड को धोखा दे दिया। इस वजह से किंग हेरल्ड का बाद में इवेंचुअली डेथ हो गया। यहाँ पर जारुल बेसिकली हमारे भाई लोकी के कैरेक्टर को साफ सुथरा करने की कोशिश कर रहा था। एक तरीके से यहाँ पर वो बता रहा था सब सारे लोगों को कि लोकी एक डीमन या इवल इंडिविजुअल नहीं है। लोकी ने, या लोकी का जो कुछ भी रेपुटेशन हुआ है वो लोकी ने सह के लिया, क्योंकि वो अपने डैड को काइंड ऑफ उसके डैड के इमेज को वो मलायन नहीं करना चाहता था, उसको बिगाड़ना नहीं चाहता था। तो यहाँ पर क्योंकि जारुल बोल रहा है, क्योंकि जारुल एल्डर है, तो अब क्योंकि जारुल बोल रहा है कि लोकी इनोसेंट है और किस तरीके से वर्ल्ड गवर्नमेंट ने बिट्रे किया था हमारे एल्बेफ को, तो यहाँ पर जारुल इस पूरे कॉन्वर्सेशन के जरिए से वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर रहा था। क्योंकि वो बोलता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट हमारा एनिमी है और हम लोग वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ कभी भी मिलकर काम नहीं करेंगे। मेरे भाई जारुल का ये जो स्पीच था वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट था, क्योंकि जारुल ये स्पीच के जरिए से बताता है लोगों को कि ये जो कुछ भी हो रहा है अभी एल्बेफ में, जो कुछ भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है एल्बेफ में, वो ये 3 नए डीमंस की वजह से हुआ है जिन लोगों ने इन्वेड किया है पूरे एल्बेफ को। और ये 3 डीमंस पूरे एल्बेफ को काइंड ऑफ डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। यहाँ पर ईमू स्लैश गुनको, कलिंगम और सेंट थॉमस का हमको एपिक पैनल भी दिखाई देता है जब जारुल अपना स्पीच डिलीवर कर रहा था। जारुल बहुत एपिक तरीके से बोलता है सब सारे लोगों को, ये सब सारे डीमंस को वो बोलता है कि तुम लोग हमारे पूरे एल्बेफ को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, हमारे रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, पर तुम हमारे लोगों के स्पिरिट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। हम लोग कभी भी अपने घुटना नहीं टेकेंगे, हम लोग कभी भी झुकेंगे नहीं तुम्हारे सामने। ये बहुत ही इंसेन लेवल का टॉक था मेरे भाई जारुल के जरिए से, ठीक है। दिस वाज अ क्रेजी क्रेजी काइंड ऑफ अ स्पीच। और ओडा एक तरीके से उसने बहुत ही क्लेवर तरीके से उसब को इंसर्ट किया था इस पूरे सिचुएशन में, जहां पर उसब बहुत ज्यादा हाइप्ड अप हमको दिखाई दे रहा था जारुल के पूरे स्पीच को सुन के। जिस तरीके से मैं एज अ रीडर बहुत ज्यादा हाइप्ड अप था, मेरा मतलब इमोशंस यहाँ पर ये पूरे चैप्टर में जारुल का स्पीच देख के मेरा इमोशंस बहुत ही सही तरीके से हमारा भाई उसब कन्वे कर रहा था। जो कुछ भी उसब फील कर रहा था वही मैं भी फील कर रहा था ये पूरे चैप्टर में। मेरे भाई ये चैप्टर फाइनली खत्म होता है जोरो के जरिए से, मेरे भाई जोरो के जरिए से, जहां पर जोरो जारुल का स्पीच सुनता है और उसको पसंद आता है जो कुछ भी जारुल बोलता है। और हजरुद्दीन भी बोल रहा था कि जारुल 300 साल पहले बहुत ज्यादा क्रेजी वॉरियर था। पर ये चैप्टर खत्म होता है, फाइनल पैनल हमको जो दिखाई दे रहा था वहां पर हमारा भाई जोरो कुछ प्लॉट कर रहा है, कुछ उसके पास प्लान है ये पूरे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, या उसने कुछ प्लान कल्टीवेट किया है कुछ करने के लिए कि कैसे वो टैकल करे इस पूरे सिचुएशन को जो उसको आंखों के सामने उसके दिखाई दे रहा है। मुझको पता नहीं जोरो के पास क्या प्लान है, लाइक डोंट गेट मी रॉन्ग, जोरो इज माय फेवरेट कैरेक्टर, पर मेरे भाई तेरे पास क्या प्लान है यार, तू कब से प्लानर बन गया है मेरे भाई। पर मेरे भाई ये चैप्टर
चैप्टर कुछ इस तरीके से खत्म होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर थोड़ा टाइम लेके बात करना चाहता हूँ ये चैप्टर के वाइडर रिप्रिकॉशंस के बारे में। मैं मतलब यहाँ पर स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ कि क्योंकि हमको यहाँ पर इमू स्लैश गुनको और होली नाइट्स के बंदे दिखाई दे रहे हैं इन्वॉल्व होते हुए एल्बेफ में, क्योंकि उन लोग बेसिकली उन्हें एल्बेफ को अपना डोमिनियन, इमू एल्बेफ को अपना डोमिनियन बनाना चाहता है। वो चाहता है कि पूरा जो एल्बेफ है वो मिलिटराइज हो और वो उसको यूटिलाइज करना चाहता है फाइनल वॉर में। तो अब क्योंकि ये सब सारे लोग यहाँ पर इन्वॉल्व हुए हैं और हमको पता है कि शैमरॉक ऑलरेडी चला गया है मारीचो पे, क्योंकि रेवोल्यूशनरी आर्मी बहुत ज्यादा क्रेजी मूव्स कर रहे हैं। रेवोल्यूशनरी आर्मी ने जो सप्लाई चेन्स था, जो रिसोर्सेज का सप्लाई चेन्स था, फूड का सप्लाई चेन्स था, रॉयल ट्रिब्यूट का सप्लाई चेन था, उसको काइंड ऑफ चोक कर दिया है। इस वजह से मारीचो पे फूड शॉर्टेज हो गया है और कई सारे प्रॉब्लम्स मारीचो फेस कर रहे हैं रेवोल्यूशनरी आर्मी चोक करने के वजह से पूरे सप्लाई चेन को। और कंसिडरेशन में लेते हुए कि इमू और सब सारे लोग होली नाइट्स यहाँ पर इन्वॉल्व हुए हैं एल्बेफ में, तो ये बहुत एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है रेवोल्यूशनरी आर्मी के लिए या ड्रैगन के लिए पर्सनली कुछ करने के लिए मारीचो पे। अब हाँ मैं बोलूंगा वहां पर शैमरॉक है, वहां पर 5 एल्डर्स है, वो सब सारा हमको मिलिट्री स्ट्रेंथ वहां पर दिखाई दे रहा है। पर क्या ड्रैगन अपना मूव करेगा? हमको पता है कि ड्रैगन ने होली नाइट्स के बारे में बात किया था, पर होली नाइट्स का जो स्ट्रेंथ है वो काइंड ऑफ बाइफरकेट हो गया है और इसी बाइफरकेशन का क्या हमारा भाई ड्रैगन फायदा उठा के अटैक करेगा वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऊपर डायरेक्टली? क्या वो कुछ करने वाला है? ये बहुत ही एक प्राइम अपॉर्चुनिटी है हमारे भाई ड्रैगन के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पर जो और एक बात ऐड करना चाहता हूँ ये चैप्टर को लेके, वो ये है कि जारुल बोल रहा था एक टाइम पे स्पेसिफिकली किस तरीके से वर्ल्ड डिवाइड होते जा रहा है दो फैक्शंस में, और जारुल बोल रहा था कि हमारे लोगों को फिर से यूज किया जा रहा है एज अ स्ट्रेंथ या एज अ लेवरेज की तरह इस पूरे चीज में। तो ये काइंड ऑफ हमको पास्ट का भी सेंस देता है यार। हमको पता है कि पास्ट में एंशिएंट किंगडम था और बाद में किस तरीके से कई सारे नेशन साथ में आके एंशिएंट किंगडम को टॉपल करते हैं, उनको इनाइलेट करते हैं। और हमको पता है कि इमू ने बोला था कि एल्बेफ का हिस्ट्री है डी क्लैन के साथ, या उन लोग डी क्लैन है, हमको पता नहीं है वहां पर क्या चल रहा है। बट हाँ यार, ये हमको दिखाता है ग्रेट पावर पॉलिटिक्स का, कि जब दो मैसिव पावर्स आते हैं आमने सामने, तो जो छोटे छोटे नेशन, अब मैं एल्बेफ को छोटे छोटे नेशन नहीं बोल रहा हूँ, जो सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट नेशंस रहते हैं उन लोगों को मतलब चूज करना पड़ता है कि उन लोग किस साइड में जाए एट द एंड ऑफ द डे। और मुझे लगता है कि वो मतलब ये स्पेसिफिक एस्पेक्ट जो मैंने बात किया है, मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ वादे के साथ कि एंशिएंट टाइप में भी हुआ रहेगा मेरे भाई। वर्ल्ड ऑब्वियसली दो फैक्शन में बटा था, पर जो जो बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीज थे, जो मोस्टली अपने आप में उतने इंसेनली पावरफुल ना हो, बट उन लोगों के पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ था, बहुत ज्यादा ब्रूट स्ट्रेंथ था, उन लोगों को चूज करना पड़ा होगा कि हम लोग ये डायरेक्शन में जाए या वो डायरेक्शन में जाए। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा डायनेमिक है जियोपॉलिटिकल, या ये जो पूरा डायनेमिक है ग्रेट पावर पॉलिटिक्स या ग्रेट पावर स्ट्रगल का, वो मुझे लगता है कि ओडा और भी ज्यादा एम्फोसिस डालेगा। तो ये बहुत ज्यादा एक्साइटिंग टाइम है यार। ये बहुत ज्यादा एक अच्छा बिल्डअप चैप्टर था। तुम्हारा ओपिनियन क्या है यार इस पूरे चैप्टर के बारे में? मेरे को बहुत ज्यादा कूल चैप्टर लगा है यार। जारुल का सेगमेंट एब्सोल्युटली लेजेंडरी था, लेट्स बी ऑनेस्ट मैन। ऑब्वियसली वी कैन कंप्लेन अबाउट हाउ इट वाज अ रिकैप चैप्टर, हाउ वी ऑलरेडी न्यू व्हाट वाज हैपनिंग इन द चैप्टर एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स, बट जारुल का पूरा सेगमेंट बहुत ज्यादा लेजेंडरी गोटेड काइंड ऑफ अ सेगमेंट था। अगर तू काइंड ऑफ नैरेटिव्स पसंद करता है, हिस्ट्री पसंद करता है, तो उसका स्पीच तेरे को कहीं ना कहीं किसी ना किसी कैपेसिटी में हिट हुआ रहेगा। पर मैं ये सब सारी चीज बात करना चाहता, तू हमेशा याद रखे तेरे भाई वीआरपी, ख्याल रख अपना, पीस मेरे भाई।